क्लास 7th। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 3 द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, जिसमें हमने सोर्सेज़ के बारे में पता किया था कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज़ हैं जिनसे हमें पता चलता है दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में। उसके बाद हमने शुरुआत कर दी थी स्लेव डायनेस्टी की, जिसका दूसरा नाम ममलूक डायनेस्टी भी है। तो इसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ चुके थे, जिसको मोहम्मद गौरी ने छोड़ा था। फिर उसके बाद उनके दामाद के बारे में हमने पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद के बारे में इल्ततमिश के बाद हमने उनकी बेटी रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने दिल्ली पर राज किया और जो पहली महिला सुल्तान थी और जिनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आखिरकार उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। नाउ वील टॉक अबाउट नसीरुद्दीन महमूद। आफ्टर रज़िया's death, Nasiruddin Mahmud, the youngest son of Iltutmish, was made the Sultan in 1246 CE by the nobles. तो नोबल्स जैसा कि एक विमेन सुल्तान का हुक्म नहीं मानना चाहते थे, उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहते थे, इसलिए रज़िया सुल्तान को हटा दिया गया। उन्होंने रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया से भी शादी की, जिससे कि उनको नोबल्स का सपोर्ट मिल पाए, पर आखिरकार अल्तुनिया को भी मार दिया गया। तो उन रज़िया सुल्तान के बाद इल्ततमिश के छोटा जो बेटा था उसको गद्दी दी गई। नसीरुद्दीन वॉज अ वीक रूलर एंड डिपेंडेंट ऑन द नोबल्स। और नोबल्स ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नसीरुद्दीन बहुत कमज़ोर था, कमज़ोर शासक था। वो अच्छे से शासन नहीं कर पा रहा था और ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छे से पता थी कि ये नहीं कर पाएगा, तो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ड्यूरिंग हिज 20-year reign, the real power was concentrated in the hands of चहलगानी and its leader गियासुद्दीन बलबन। तो 20 साल ज़रूर उनका कार्यकाल रहा नसीरुद्दीन महमूद का, पर पावर उनके हाथ में नहीं थी, पावर थी चहलगानी के हाथ में। और चहलगानी ग्रुप है लोगों का और उनका जो लीडर था वो था गियासुद्दीन बलबन। आफ्टर नसीरुद्दीन्स डेथ इन 1266 CE, बलबन बिकेम सुल्तान एंड रूल्ड फॉर द नेक्स्ट 2 decades। तो नसीरुद्दीन की मौत के बाद बलबन आ गए कुर्सी पर। अब बलबन थे, उन्होंने 2 decades तक यहाँ पर राज किया दिल्ली पर। गियासुद्दीन बलबन वॉज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो एफिशिएंट रूलर्स में इनकी गिनती होती है, एक अच्छे रूलर थे ये। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग रूल ही established absolute authority of the sultan, crushed the power of the nobility and ensured stability by suppressing the revolt of provincial governors and undertook a thorough reorganization of his army। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने आर्मी को सेटल किया। उसके बाद आर्मी को रीऑर्गेनाइज तो किया ही, इसके अलावा जो नोबल्स थे जो 20 साल तक नसीरुद्दीन के टाइम पर अपनी हुकूमत चलाते आ रहे थे, उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया। अब जो पूरी की पूरी पावर थी वो सुल्तान की थी और सुल्तान थे बलबन। One of the major challenges for the rulers of the Mamluk dynasty was their lack of royal lineage. Balban himself was a slave in his early life and later he became the part of चहलगानी। तो सबसे ये अगर जो हम बात मानते हैं तो ये मान सकते हैं कि उनका जो एक परिवार था वो प्रॉपर नहीं था और ये खुद अपने एक शुरुआत के समय में अपनी शुरुआती ज़िंदगी में एक स्लेव थे और बाद में चहलगानी का हिस्सा थे। To establish an unchallenged authority, he declared that the Sultan should be considered as the representative of God on earth। इसी की वजह से ना ये लग रहा था कि जस्ट बिकॉज कि मेरा इस टाइप का बैकअप नहीं है, इस टाइप का बैकग्राउंड नहीं है, मैं खुद एक स्लेव हूँ, तो इसीलिए उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि सुल्तान है वो इक्विवेलेंट टू गॉड है, गॉड ऑन अर्थ, यानी कि धरती पर अगर कोई भगवान है तो वो सुल्तान है। Balban also introduced the Persian customs of sajda, kneeling and touching one's forehead to the ground as a show of respect, and pebos, kissing the feet of the sultan in his court। इसलिए उन्होंने लोगों को झुकाने के लिए कि आगे लोग उन पर किसी भी तरीके की उंगली ना उठा पाएँ कि भाई तुम तो स्लेव थे, आज तुम सुल्तान हो, तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट में कमी ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने 2 चीज़ों की शुरुआत की, वो थी सजदा और पेबोज। तो सजदा में होता था घुटनों पर बैठकर अपने जो माथा है उसको ज़मीन पर टिकाना,
ठीक है। इस टाइप से जो सुल्तान थे उनको ग्रीट करना कि कोई अगर सुल्तान से मिलने आएगा तो वो अपने घुटनों पर बैठेगा और ज़मीन पर सिर लगाएगा। दूसरा था पैबोज, यानी कि सुल्तान के पैरों को किस भी करेगा इन हिज कोर्ट। Balban ascended the throne with the help of the Chehelgani, but he was aware that they might become a potential threat to his authority. देखो, बलबन को बहुत अच्छे से पता था कि अगर उनको कोई ओवर पावर कर सकता है, उन्हें कोई हटा सकता है, तो वो चहलगानी, क्योंकि वो खुद एक चहलगानी का हिस्सा थे। जैसा कि हमने नसीरुद्दीन के केस में पढ़ा था, तो नसीरुद्दीन को भी चहलगानी के लोगों ने ही हटाया था सीट से। जब वो मर गए तो उन्हीं, और हटाया तो खैर क्या था, वो मरे थे, पर जब तक वो रहे, बेशक वो गद्दी पर रहे, पर उनकी चली चहलगानी की ही थी। तो यहाँ पर भी जो ये थे बलबन थे, इनको बहुत अच्छे से पता था कि चहलगानी उन्हें ओवर पावर कर सकते हैं, इसीलिए चहलगानी की पावर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। द नोबिलिटी डिड नॉट हैव मच से इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग हिज राइम। तो इसीलिए जो चहलगानी के लोग थे, नोबल्स थे, उन्हें बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं थी सुल्तान के कामकाज में दखल अंदाजी देने की। द रिवोल्ट ऑफ प्रोविंशियल रूलर्स हैड ऑलवेज बीन अ थ्रेट टू द सुल्तान्स ऑफ द ममलूक डायनेस्टी। Therefore, whoever revolted during the rule of Balban was immediately suppressed. तो बलबन को पता था कि अगर रिवोल्ट्स होंगे और रिवोल्ट्स को ज़्यादा छूट मिलेगी तो उनकी गद्दी जा सकती है, इसलिए जैसे ही कोई रिवोल्ट होता था, कोई प्रोटेस्ट होता था, वो हाल की हाल दबा दिया जाता था, उसको सप्रेस कर दिया जाता था वहीं की वहीं। An efficient espionage system was developed by Balban to keep a check on all developments in his sultanate. अब स्लेव डायनेस्टी इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, बलबन थे, एफिशिएंट रूलर थे, फिर भी उनका खात्मा कैसे हुआ, कैसे स्लेव डायनेस्टी का पतन हो गया, ख़त्म हो गए वो लोग। Balban's reign was a period of stability that ensured economic prosperity of the Sultanate. Many historians considered Balban as the greatest ruler of the slave dynasty. तो बहुत historians मानते हैं कि जो बलबन थे वो greatest ruler थे slave dynasty के। However, after Balban's death in 1286 CE, the nobles regained power and became kingmakers. तो जैसा कि नसीरुद्दीन के टाइम पर हुआ था कि रज़िया सुल्तान को हटा दिया गया था और उनके छोटे भाई नसीरुद्दीन को गद्दी पर बिठा दिया गया, चलती नोबल्स की थी। पर बलबन आए तो बलबन ने नोबल्स की जितनी पावर्स थी उनको ख़त्म कर दिया, उनको दबा कर रखा, जिससे कि वो उनके गद्दी को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा पाए। पर जैसे ही बलबन की मृत्यु हुई तो बलबन के बाद दोबारा से नोबल्स के हाथ में सारी पावर चली गई और वो किंग मेकर हो गए, यानी कि अब राजा कौन बनेगा ये डिसाइड करते थे नोबल्स। बलबन हैड नॉमिनेटेड हिज एल्डेस्ट सन काय खुसराओ एज हिज सक्सेसर, बट द नोबल्स फेवर्ड कैकुबाद who was the son of independent ruler in बंगाल। तो जो बलबन थे उन्होंने अपने बेटे को नॉमिनेट किया था कि उनके बाद गद्दी वो संभालेंगे, पर जो वहाँ के नोबल्स थे वो नहीं चाहते थे, उन्होंने कायकुबाद को वहाँ का रूलर बना दिया। Kaikubad ascended the throne of Delhi with the support of the nobles and he was controlled by the nobles to a great extent. अब क्योंकि नोबल्स ने उसको वहाँ का रूलर बनाया था कायकुबाद को, तो बात तो नोबल्स की ही माननी थी उन्हें, तो वो उनकी बात मानते थे और पूरा का पूरा कंट्रोल नोबल्स के पास ही था। A power tussle between the nobles characterized the last years of the Mamluk dynasty. Many ambitious nobles had an eye for the seat of power. Finally, Jalaluddin Khilji, an Afghan noble, took control of the Delhi Sultanate in 1290 CE and the rule of the Mamluks came to an end. आपस में ही ये लोग लड़ते रहे, हर एक नोबल चाहता था कि वो गद्दी पर बैठे और लास्ट में आके जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गए। किसी नोबल को कुछ नहीं मिला, जलालुद्दीन खिलजी आ गए 1290 में और उन्होंने ममलूक डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया। तो ज़रा देखिए अलाउद्दीन खिलजी का एम्पायर देखिए, ये देखिए ये जो ग्रीन पार्ट दिया हुआ है ना, डार्क ग्रीन पार्ट, ये अलाउद्दीन खिलजी यानी कि जो खिलजी एम्पायर के रूलर थे उनका, खिलजी डायनेस्टी के जो रूलर थे उनके जो रूलर थे अलाउद्दीन, उनके एरिया है ये जो डार्क ग्रीन कलर का दे रखा है। तो चलिए पढ़ते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में।
जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। अंडरलाइन करिए इसे, खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। ही वॉज वेरी ओल्ड व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन। जब उन्हें गद्दी मिली दिल्ली की तो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे वो, काफ़ी बूढ़े थे जब उन्हें गद्दी मिली। अ लॉट ऑफ हिज टाइम वॉज स्पेंट इन सप्रेसिंग इंटरनल रेबेलियंस। उनका ज़्यादातर समय अपने जितने भी रेबेल्स होते थे उनको दबाने में चला जाता था। He was assassinated by his nephew Alauddin Khilji, who then ascended the throne and became the next sultan of the Khilji dynasty. अब जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया उन्हीं के नेफ्यू ने, उनके नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया गद्दी के लिए। उन्हें गद्दी चाहिए थी भाई, पावर तो सबको चाहिए थी। रज़िया सुल्तान से लेकर दे दी गई नसीरुद्दीन को, नसीरुद्दीन से ले ली गई फिर बलबन ने, बलबन के बाद दोबारा नोबल्स ने कोशिश की करने की पर नहीं हो पाई चीज़ें, और अब आ गए आखिर में जलालुद्दीन, और जलालुद्दीन खिलजी को भी मार गिराया उन्हीं के नेफ्यू ने अलाउद्दीन खिलजी ने, और गद्दी पर बैठ गए। तो जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू आ गए हैं अब अलाउद्दीन खिलजी। Alauddin Khilji was the first ruler of the Delhi Sultanate to extend the empire south of the Vindhyas for the first time. तो ये ऐसे पहले रूलर थे दिल्ली सल्तनत के जो अपना एम्पायर साउथ तक लेकर गए, विंध्यास के साउथ तक लेकर गए। He also developed a well-structured and competent administrative system. Some of his measures not only lasted throughout the span of the Delhi Sultanate but influenced later rulers like Sher Shah Suri and Akbar. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के समय के वो फेमस रहे, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने अपनी छाप छोड़ी दिल्ली सल्तनत में, और कुछ ऐसे स्टेप्स उन्होंने लिए जिनको फॉलो शेर शाह सूरी ने भी किया और अकबर ने भी किया। Soon after ascending the throne, Alauddin Khilji conquered Gujarat in 1299 CE. By 1305 CE, he had annexed the territories of Ranthambore and Mewar and captured the important cities of Chittor, Ujjain, Chanderi and Mandwa. After the conquest of Malwa, Khilji had controlled over entire North India. तो देखो कितने एरियाज़ इन्होंने जीते, कितने एरियाज़ जीते देखिए ज़रा। रणथंबोर जीत लिया, मेवाड़ जीत लिया, इसके अलावा चित्तौड़, उज्जैन, चंदेरी, मांडवा भी इन्होंने जीत लिया, और इसी के साथ नॉर्थ इंडिया में इनका अच्छा खासा साम्राज्य फैल गया। In 1306 to 1307 CE, Alauddin sent an expedition to southern India under his trusted general Malik Kafur and brought the Yadavas of Devgiri under his control. उसके बाद ये साउथ की तरफ चले गए। इनका एक अच्छा खासा जनरल हुआ करता था मलिक काफुर, तो मलिक काफुर को इन्होंने भेजा और वहाँ पर भी उन्होंने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 2 years later, Kafur led another expedition to the south and conquered the। तो 2 साल बाद मलिक काफुर ने दोबारा साउथ की तरफ रुख किया अपना, और कात्याज, वरंगल के और मदुरई के पांड्यास और द्वार समुद्र के होयसालास को जीत लिया। By 1310 CE, almost the whole of India came under the control of Alauddin Khilji. तो 1310 तक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया का अलाउद्दीन खिलजी के अंडर आ गया था। However, he did not annex the southern kingdoms, पर southern kingdom अभी भी उनके अंडर नहीं थे। The defeated monarchs were allowed to rule their territories in return for accepting the suzerainty of the Sultan and paying him tributes. तो डायरेक्टली अंडर नहीं थे। उन्होंने क्या किया था कि वहाँ के जो रूलर्स थे उनको बोला कि भाई रूल तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बदले हमें पे करते रहो। Thus the Delhi Sultanate turned into an empire under Alauddin Khilji. The successors of Alauddin Khilji were incompetent. His death in 1316 CE was followed by a period of political turmoil under Ghiyasuddin Tughlaq, defeated the last Khilji ruler Khusrau Malik in 1320 CE and established the Tughlaq dynasty. तो जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो उनके वारिस थे वो इतने ज़्यादा कम्पिटेंट नहीं थे, जिसकी वजह से गियासुद्दीन तुगलक आए और तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत यहाँ से होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, ओके, जिसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, ओके।
तो आप लोग रीडिंग करिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय।